Good evening, ma'am. मैम गुड Good इवनिंग। evening, ma'am. Good evening, everyone. Good afternoon, ma'am. Afternoon, beta ji. Good evening, ma'am. Good evening. Evening, ma'am. Good evening, Good, ma'am. good evening, everyone. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening. फिजिक्स की क्लास में क्या हो जाता है तुम्हें? अच्छा, ये और पहले वाले बच्चे हैं, ठीक है। या तुमने रिवाइज किया है पहले जो हम लोगों ने फ्रिक्शन एंड ऑल जो कुछ पढ़ा है, सब पढ़ रहे हो ना साथ साथ मॉड्यूल से? मॉड्यूल्स हैं तुम्हारे पास? यस ठीक है, मैम। ठीक है। वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, वही शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था कि वर्क क्या होता है,
वर्क वेरिएबल वर्क होता है उसका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, और अगर मेरे पास एरिया अंडर द कर्व है तो हम लोग कैसे वर्क निकालेंगे। तो वर्क एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर एफ और एस का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा वर्क। भाई अगर एफ और एस का आपको एरिया अंडर द ग्राफ दिया हुआ है तो उसका कर्व निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये कह रहा है फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास 10 kg व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स की हुई है और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 0.1। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एफ नेट निकालेंगे कि मेरे पास एफ नेट कितना आ रहा होगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 5 m हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये करने के लिए दिया था, ये करें तुम लोगों ने ट्राई। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ कि मास और टेंशन की वजह से कितना वर्क डन लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच मास एंड टेंशन फोर्स ऑन ईच मास व्हेन 2 kg का ब्लॉक मूव्स डाउन बाय 3 मीटर। समझ में आया, 2 किलो का ब्लॉक नीचे 3 मीटर की तरफ जा रहा है तो तुम्हें ये निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स ने और टेंशन फोर्स ने कितना वर्क डन किया, डाउनवर्ड्स में मूव किया है। ये करो इस क्वेश्चन को सॉल्व सारे जने। -60 जूल। -60 किसका निकाला है -60 मैम ग्रेविटेशन। -60 किसका आया है ग्रेविटेशन वाले का। मैम 1 kg मास पे 29.4 जूल आ रहा है माइनस 2 kg पे निकालो। 2 kg पे। हाँ मैम 58.8 जूल। अप्रोक्सीमेट 60 kg आ रहा है ना मतलब। यस मैम। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज किया सबसे पहले। मास इनटू एक्सेलरेशन। वो तो एम में निकाल लिया तुमने, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन निकाल ली, मास और एक्सेलरेशन से ग्रेविटेशन का फोर्स कैसे आया। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम ए और फिर मास से फोर्स निकाली। मैम ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ली। ठीक है, तो एम जी किया है तुमने 2 × 10 यस मैम। और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी ले ली 3। हाँ 3। यस मैम। ठीक है, तुमने एमजीएच किया मास की वैल्यू 2 रखी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख दी और हाइट की वैल्यू 3 मीटर नीचे गया है तो हमने कितना रख दिया, हाइट रख दी 3। तो सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना आ जाएगा, वेरी गुड 3 मीटर। बहुत बढ़िया। टेंशन के कारण कितना लगेगा,
टेंशन ऊपर की तरफ है, टेंशन की वजह से निकालो। टेंशन का फोर्स कितना होगा? मैम 13.07 न्यूटन अप्रोक्स। क्यों? टेंशन का फोर्स निकालो, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से करो, कितना फॉर्मूला आएगा? सबका सेम ही आ रहा है। मैम 4 न्यूटन। मैम 4 न्यूटन। एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले टेंशन निकालेंगे, टेंशन निकालने के बाद एस से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये बताओ, टेंशन की जो ये फोर्स आई है, ये पॉजिटिव वर्कडन करेगी या फिर नेगेटिव वर्कडन करेगी? मैम पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव। मैम नेगेटिव। पॉजिटिव वर्कडन कर रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ। और पूरा सिस्टम पे, अगर टोटल पूरे सिस्टम पे टेंशन की फोर्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा पूरे पूरा सिस्टम पे? हाँ, पूरे सिस्टम पे टेंशन का फोर्स कितना वर्कडन करेगा? देखो, तुम्हारे पास यहाँ टेंशन टी लग रही है, ऐसे सेम टेंशन लगेगी, यहाँ इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पर 10 न्यूटन का। ठीक है, हमें टेंशन की फोर्स निकालनी है, तो टेंशन कैसे निकाल लोगे? T माइनस 20 इक्वल्स टू 2a। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी? सबसे पहले तो 20 में से 10 गया तो 10/3। हाँ, टेंशन की फोर्स कितनी आई? 10/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मास, है ना? तो हमारे पास नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई यहाँ से? 90। एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 20 माइनस 10/3। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आया? 10/3।
तो यहाँ से तुम्हारे पास टेंशन की वैल्यू T माइनस 20 इक्वल्स टू 20/3। तो टेंशन बेटा ये आया 20/3 प्लस 20 60 यानी 80/3। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा टेंशन? 80/3, 3 2 जा 6, 80/3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाई 3, 26 पॉइंट सब कुछ बन रहा होगा, तो 27 न्यूटन मान लेते हैं। अब देखो टेंशन की फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर, लेकिन जो मोशन हुआ है वो कहाँ हुआ है इसका? डाउनवर्ड्स में 3 मीटर्स। तो फोर्स ऊपर लग रही है, मोशन नीचे हुआ है, तो टेंशन की वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा ना। नेगेटिव। हाँ, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स जो कि यहाँ पे टेंशन काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर का हुआ है, तो 27 इंटू 3 ये आंसर आ रहा था। क्या बोल रहे हो? जब से यही आया है किसी का, है ना? तो एक ब्लॉक पे इतना वर्क किया है टेंशन ने। अब मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम पे टेंशन कितना वर्क करेगी? तो देखो इस ब्लॉक पे टेंशन ने कैसा वर्क किया है? नेगेटिव, करेक्ट। जो 1 kg का ब्लॉक है, अब बेटा ये 3 मीटर नीचे गया है, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर 3 मीटर जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर 3 मीटर जाएगा। तो इस पर टेंशन सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी, और यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क डन, यानी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, टेंशन भी ऊपर है, तो यानी वर्क डन इस केस में कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इस केस में कितना हुआ इस सिस्टम का? फॉर टेंशन। तो यहाँ पर टोटल अगर पूछा जाता कि सिस्टम का कितना होगा टेंशन की वजह से, तो कितना होगा बेटा? 0। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए 0 नहीं होगा। हम लोग समझ में आई? यस मैम। हाँ हाँ जी बोलो। मैम जो ऊपर वाली इक्वेशन थी T-22 इज इक्वल टू 2a। हाँ मैम उसमें तो वेट को बढ़ा लेंगे क्योंकि वो नीचे सरक रही है, तो 20 - t। उससे फिर अलग आ रहा है क्या? हाँ, तो नीचे की सक्रिय तो 20 बड़ा हो जाएगा, उस अलग थोड़ी आएगा उससे। एक बार देखो, टेंशन इक्वल्स टू 2a माइनस 20, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से? 10/3, तो यानी 20/3 माइनस 20 माइनस का 60, तो यहाँ से ये 40/3 आ रही है। करेक्ट। देखो यहाँ पे ये एरर हो गई ऊपर वाली इक्वेशन लिखते वक्त, कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब 20 की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे हम इसको 20 माइनस टी लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर इसको माइनस का साइन कर लेना, तो ये वैल्यू फिर कितनी आएगी? 40/3 आ जाएगी, है ना। करेक्ट। तो 40/3 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? डिवाइडेड बाई 3, 13, यानी इसको 14 मान लो। 14 इंटू 3, 42। ठीक है, 42 न्यूटन का वर्क डन करेगा जूल का। बिल्कुल ठीक है। फिर वो नीचे था तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यही आ रहा था तुम लोगों का 42। यस मैम। ठीक है, हाँ अब ये वाला करो। इसमें क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रहा है कि मेरे पास दो फोर्सेस F1 एंड F2 किसी एक बॉडी पर एक्ट होते हैं एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम दिस टू दिस। तो यानी R1 से R2 की तरफ लेके जा रहे हो, फाइंड द नेट वर्क डन। तो देखो पहली बात तो ये देखो, दो फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। मान लो ये कोई ब्लॉक है, तो एक तो उस पर 20 आई कैप लग रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में 20 आई कैप। और कहाँ लग रहा है उस पे? देखो 3। भाई कौन है बेटा? ये एक बार नाम बताना इसका।
एंजल थी, यस मैम। यस मैम। गई है Yes, पे? ma'am. गई कि यहीं पे बैठी है? गई। एंजल भाई तुम्हें पता नहीं रहता तुम्हारा माइक म्यूट है क्या है? हाँ, कर दिया रिमूव, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। दो फोर्सेस लग रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, और एक बॉडी को आप R1 से R2 की तरफ लेके जा रहे हो, तो फाइंड द नेट वर्क डन। मैम हाँ जी। मैम ये जो हमें दो फोर्सेस दी हुई है, हाँ, मैम इनका जो हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है या वेक्टर प्रोडक्ट करना है इनका? फोर्सेस तो नेट है ना, पहले यस मैम। फोर्सेस के वो निकालना पड़ेगा ना, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन। ओके मैम। मैम 11 जूल। ठीक है, मैम 11 रूल। Ma'am, 11 joule. सबका 11 आ रहा है। यस मैम। ठीक, तो देखो ये क्या क्या काम करते हैं, पहले एक बार वर्क डन निकाल लेते हैं ड्यू टू F1। बोलो, एक बार वर्क डन ड्यू टू F1 निकाल लेते हैं, तो W नेट किसके बराबर हो जाएगा? F1.S प्लस F2.S, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबसे पहले मुझे पोजीशन निकालना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, R वेक्टर। तो R वेक्टर देखो कैसे निकालोगे, तुम R1 से R2 जा रहे हो, है ना, तो इनिशियली टू फाइनल, ये पोजीशन हुई। तो यानी मैं क्या लिख सकती हूँ, R2 माइनस R1। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, मॉड ऑफ R निकाल लेते हैं। R2 माइनस R1 कर दो पहले, तो R2 है मेरा 2i कैप माइनस j कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास बना i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो आई R वेक्टर मेरा कितना आ गया मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड आ गया इसका √3। ठीक है, इतना ही आया R। यस मैम। तो अभी देखो W1 निकाल लेते हैं, F1 की वजह से कितना आया, 20 i कैप प्लस 4 k कैप
इंटू इसका √3 प्लस ये भी √3 हो जाएगा। ये कितना आया मेरा 3j प्लस 2k। तो यहाँ से √3 कॉमन ले लूं, कितना आया 20i प्लस 4k प्लस 3j प्लस 2k। ये कितना बना बेटा 20 i कैप 20 दिया हुआ है, ठीक है। j 3 और ये कितना आया 4 और 6। तो इसका वो ले लो मैग्नीट्यूड निकाल लो, f का कितना आ जाएगा w नेट, है ना। मैंने दोनों का f.s ले लिया। अब तुम्हारे पास ये आया है टोटल फोर्स, है ना। दिस इज द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका वो कैसे निकालेंगे भाई, f मैग्नीट्यूड वाइज √3 400 प्लस 9 प्लस 6 6 36। ये कितना बन रहा है भाई 444। कैलकुलेटर से कर लो, एक सेकेंड। यस मैम। 45 तो 444 किसका रूट होता है भाई 22 का। मैम 445 36 प्लस 9 445 बन रहा है ना। यस मैम। 445 किसका रूट होता है 25 का, तो 625 होता है। और 18 का 324 कितने का 22 का होता है मेरा 200। रूट इसका करके देख लेते हैं। फोर 21 के आसपास आ रहा है। तो 11 कैसे आया तुम लोगों का सबका। हम्म 11 कैसे कर दिया भाई। मैम डॉट प्रोडक्ट निकाला है फोर्स का, फोर्स वाला वेक्टर उसका एफ नेट निकाला पहले इन दोनों को ऐड करके, फिर हम आर वेक्टर जो आई प्लस जे प्लस के था उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। तुमने F1 और F2 का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। नो मैम F1 और F2 को ऐड करके नेट फोर्स पहले निकाली और फिर मैम जो नेट फोर्स तो था यही आई ना। डॉट प्रोडक्ट F1 और F2 का तुमने क्या किया F1 और F2 को ऐड किया ना। मैम मेरा 52√3 आया था। मेरा 29 आ रहा है। एक सेकेंड, तुमने पहले F1 और F2 को ऐड किया यस होगा, मैम। करेक्ट। तो ऐसे ही तो किया है फिर। तो 20i प्लस कितना आया ये 3j प्लस 6k। यस मैम। इसका अब तुमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, है ना। फिर मैं इसको डायरेक्ट डॉट मल्टीपल से सॉल्व किया। अच्छा तुमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। गलत तो ये भी नहीं है। तो ये हमारा कितना आया है 2i। मैम मैंने दो आई कैप से कर लिया था सॉल्व गलती से, उससे 11 आ रहा है। मैम मैथ आ गया, फिर हमारा वो आर भी आई प्लस जे प्लस के कब आ गया, फिर उन दोनों को हाँ, डॉट मल्टीपल कर दिया। अच्छा तुमने मतलब पहले F1 प्लस F2 निकाला, तुमने एक साथ नहीं किया। यस मैम। Yes, अलग ma'am. जैसे यहाँ पे अलग अलग किया है F1s और F2s, ऐसे नहीं किया तुमने। F नेट निकाल के किया है, राइट। Yes, ma'am. यस मैम। पर आना तो इन दोनों सेम ही चाहिए ना, अलग तो नहीं आना चाहिए। 29 आ रहा है। देखो करके देखो, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारा i प्लस j प्लस k ये बनेगा, यानी 20 प्लस 3 प्लस 6। तो ये कितना आया तुम्हारा 29, है ना। यहाँ से ये Yes, ma'am. अप्रोक्सीमेटली देखते हैं कितना आ रहा है। देखो सेम ही होना चाहिए, फिजिक्स ऐसे नहीं कहती। तो ये मेरा 21 के आसपास आ रहा है। 21√3 कितना बनेगा मल्टीप्लाई, ये 136 के आसपास जा रहा है। गलत एक साथ भाई, आना तो सेम ही चाहिए। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो मेरा W नेट किस, देखो वर्क नेट किसके बराबर होगा F नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट।
मैम। यही तो होगा। और मैं अलग अलग करके निकालू तो भी सेम आना चाहिए। आना तो बेटा सेम चाहिए था। कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। √3 और ये मैंने क्या किया 20i + 3j कैप + 6 तो 20 400 3 3 9 6 36 45 ही आया है तो √45 और √3 21 √3 इसका आंसर तो कहीं दे भी नहीं रखा कि फाइनल आंसर कितना है इसका। देखो आना तो सेम चाहिए क्योंकि ये डब्ल्यू नेट किसके बराबर होगा Fnet.डिस्प्लेसमेंट और ये डब्ल्यू नेट किसके बराबर होगा W1 + W2। W1 किसके बराबर होगा F1.S। W2 किसके बराबर होगा F2.S। इस मेथड से भी तो करेंगे तो आना तो आंसर सिमिलर ही चाहिए था, है ना। बट आने तुमने ये जब किया तो F1 + F2 वेक्टरली ऐड किया तुमने F1 + F2 को। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे F1 + F2 को डायरेक्टली कैसे ऐड कर दोगे। F1 + F2 को ये तो वेक्टरली ऐड होंगे ना, वेक्टरली ऐसे नहीं ऐड करेंगे इनको यहाँ पर। ये गलत है ये तरीका, ठीक है। वेक्टर में ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन ऐसे थोड़ी होती है। इसमें तो तुम्हें F1 और F2 के बीच का एंगल भी तो पता होना चाहिए तब करते हैं ना वेक्टर एडिशन। तो ये वाले मेथड से नहीं होगा बेटा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला मेथड यही होगा। दिस मेथड इज करेक्ट, ये ठीक है, यही आंसर है फाइनल। बात समझ में आ गई। अलग अलग नहीं कर सकते उसमें तुम। F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे निकाल देंगे हम। F1 और F2 का रिजल्टेंट नहीं पता हमें, ठीक है, तो अलग अलग करके ही निकालोगे। क्लियर। दूसरे से भी यही आ रहा है बट डॉट प्रोडक्ट करने से आ रहा है दोनों वेक्टर्स का, F और S का। क्या आ रहा है वही 29। 29 थोड़ी है आंसर, 21 √3 है ना। ट्वेंटी नाइन तो वैसे ही आ गया F1 + F2 करके, ठीक है। तो वो वैसे नहीं करने का, अलग अलग ही निकालोगे। W1 + W2 उनका नेट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये वाला करो फटाफट, इजी सा है ये तो। मैम इससे डिस्प्लेसमेंट क्या बताई हुई है। 2 से 3, 2 to 3 मीटर्स। जब डिस्प्लेसमेंट 2 से 3 मीटर हुई तो कितना फोर्स लगा। सीधा इंटीग्रेशन कर दोगे इसमें तो। यस मैम।
तो सीधा क्या करना है, dw क्या होगा, F डॉट dx, ठीक है। तो फोर्स कितना दे रखा है तुम्हें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, लिमिट्स कहां से कहां लगा दोगे, 2 से 3 हो जाएगा, ये कर लेंगे, 2 से 3, हाँ। तो बस ये x की पावर 4/4 हो जाएगा, वो स्क्वायर है तो वो क्यूब का 3 हो जाएगा, वो x है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू लिमिट्स पुट कर देना, यू विल गेट योर वर्क डन, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड 2 वेरिएबल्स में दिया हुआ है x और y में, तो यहाँ पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट x में अलग कर लेना और y में अलग। जैसे ये x स्क्वायर वाला है तो इसका इंटीग्रेशन dx के साथ होगा, यानी लिमिट x वाली लगेंगी 1 से लेके 3। फिर 2y वाला है, इसका इंटीग्रेशन कैसे लगाओगे, 2 से लेके 4 तक। तो टोटल वर्क डन अलग अलग इंटीग्रेशन करके निकलेगा, ठीक है। ये कैसे fx ग्राफ है तो इसका वर्क डन कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, यही हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेंगे अपन, इसका भी निकाल लोगे एरिया अंडर द कर्व आराम से। अब फिर अपना आता है बेटा, 2 तरीके के फोर्स हम पढ़ते हैं क्या, एक तो कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं मतलब जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं कि अगर मान लो आप किसी भी पाथ के थ्रू वर्क डन कंप्लीट कर रहे हो, अपना किसी भी पाथ से कर लो, तुम्हारा आंसर विल रिमेन सेम। अगर मान लो मुझे ए से बी जाना है सपोज, तो ये याद है मेरे पास ये रास्ता है, ये रास्ता है और ये रास्ता है। अगर यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, अगर वो कौन सी फोर्स हुई, कंजर्वेटिव फोर्स हुई, तो क्या होगा, आप किसी भी पाथ से चले जाओ, तुम्हारा वर्क डन क्या आने वाला है, सेम, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे डिपेंड करते हैं कि आप इनिशियली टू फाइनल कहां गए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक आध वो बता सकते हो एग्जाम्पल, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा हो गया तुम्हारा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो रास्ते पे डिपेंड करेगा कितना रास्ता ट्रेवल कर रहे हो। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया हमारा, फ्रिक्शन फोर्स। फिर आती है पावर। पावर क्या होती है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही होती है पावर की SI यूनिट वॉट होती है। और पावर को क्या लिखते हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट टाइम लिख लो या एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख दो, है ना, एक ही बात है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे पावर। तो क्या कह रहा है देखो, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। अगर वर्क टाइम ग्राफ बना देते हैं इस तरीके से, ये वर्क है, यहाँ पे टाइम है, तो अगर इसके स्लोप की मैं बात करूं तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा भाई, वर्क टाइम का स्लोप W/T, dW/dt क्या देगा, पावर, ठीक है। पावर, तो इसका स्लोप मुझे पावर देगा। एरिया क्या देगा, टाइम ग्राफ वर्सेस एरिया अंडर पावर एंड टाइम, यानी PT ग्राफ। ये तुमने पावर बनाया, यहाँ तुमने टाइम बनाया। मान लो इस तरीके से कोई ग्राफ आता है, तो अभी तुमने पढ़ा है पावर किसके बराबर है, वर्क अपॉन टाइम। तो देखो PT ग्राफ का मतलब होता है बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना, इनटू। तो पावर मल्टीप्लाई टाइम कर दोगे तो ये किसका फॉर्मूला आया, वर्क डन का। तो यानी PT का ग्राफ तुम्हें क्या देगा, वर्क डन, ठीक है। वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम है तो उसमें टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सिस्टम रहेगी, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव एज वेल। तुमने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी कि
टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, है ना। ये इक्वेशन कब लगा सकते हो, जब तुम्हारे पास ओनली एंड ओनली कैसे फोर्सेस हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। अगर फ्रिक्शन किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो क्या ये इक्वेशन लगा सकते हो? मैम नो नो मैम। मैम। तब ये वाली इक्वेशन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ वर्क को खा जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन खाने का काम करेगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ नहीं लगाएंगे। तो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, इसको हर कंडीशन में लगाया जा सकता है। ये कहती है थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना। ऑल द फोर्सेस का मतलब कैसे भी वर्क डन, कैसा भी वर्क हो, एक्सटर्नल वर्क डन हो, कंजर्वेटिव वर्क डन हो, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन हो, किसी भी तरीके का वर्क डन हो, किसी भी फोर्स की वजह से किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। बात समझ में आई? अब सपोज करो तुम्हारे Yes, पास ma'am. किसी ब्लॉक पे कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, प्लस फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हो भाई, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, यानी माइनस ऑफ यस मैम। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो मैंने माइनस डेल्टा यू लिखा, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, प्लस ये क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे मान लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये यहाँ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस डेल्टा यू, है ना। तो जितने भी फोर्सेस तुम्हारे वहां सिस्टम में एक्ट कर रहे हो उन सबको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। अगर हम मान लो फ्रिक्शन 0 हो जाए, वर्क फ्रिक्शन को अगर मैं हटा दूं और एक्सटर्नल फोर्स भी हटा दूं, समझ में आया। मान लो फ्रिक्शन भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, ये सब 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के, और यही क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। करेक्ट। तो यहां से मेरा वो एनर्जी कंजर्वेशन भी प्रूव हो जाता है। तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, 2 इक्वेशन है। अगर स्प्रिंग फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो सीधा कौन सी इक्वेशन लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत आसान है, सबसे आसान एनर्जी कंजर्वेशन है। बस इतना याद रखना कि उसमें कहीं ऐसा फोर्स ना हो जो नॉन कंजर्वेटिव हो। ठीक है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना। करो, ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है बेटा, इसमें तुम्हें वर्क डन निकालना है। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ से क्या डिस्प्लेसमेंट आ सकती है, यस मैम। हाँ वेरी गुड। तो वीटी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, यानी एरिया अंडर द कर्व। देखो ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है ना, दिस ग्राफ इज नॉट कंप्लीटेड, नहीं कंप्लीट ही है, पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऐसे ही मिलेगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही बनेगा एरिया, है ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0 10 दिया हुआ है। तो यानी यहां से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। करेक्ट। एक बार डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो वर्क डन निकाल लेंगे एफ डॉट एस से। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा है। ये टाइम दिया हुआ है, बहुत आसान है, तुम्हें वर्क डन निकालना है। मैम यहाँ पर टाइम की 2 वैल्यूज दी हुई है, एक दी हुई है कि t इज इक्वल टू नहीं, अंडर नहीं। ऑफ x प्लस 3।
रूट एक्स प्लस थ्री, ये Yes, इक्वेशन ma'am. है, इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री। तो तुम्हें बताना है 0 से लेके 6 सेकंड में कितना वर्क हुआ है। मैम 0 आ रहा है इसका वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है 0 से 6 सेकंड के बीच में। यस मैम। क्यों? अच्छा 6 में से 3 हटाओगे तो 3, तो रूट एक्स स्केयर करो 3, नहीं 0 तो नहीं आ रही। मैम टाइम 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट 9 है और टाइम 6 में भी डिस्प्लेसमेंट 9 ही आ रहा है। नहीं 0 तो नहीं होगा बेटा वर्क डन। तो चेंज इन वर्क डन इसमें क्या लगा सकते हो तुम? नेट टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को एट t इक्वल्स टू 0 पे निकाल लो, और फिर वेलोसिटी को कहाँ पे निकाल लो? एट t इक्वल्स टू 6 पे निकाल लो, है ना। इसमें मास क्यों नहीं दे रखा? मास तो चाहिए ही होगा। ये कैसे आधे अधूरे क्वेश्चन दे रखे हैं? मास तो चाहिए होगा इसमें। हम 3m into 1 plus root 6 joule। रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3। तो x को क्या लिख सकते हैं हम? t माइनस 3 का स्केयर। dx बाई डी टी इक्वल्स टू t माइनस 3 का स्केयर। ठीक है, सॉरी ये तो x ही है ना ऑलरेडी, हमें वेलोसिटी निकालनी है। x से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो x से नहीं निकाल सकते क्योंकि dx बाई डी टी तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि x है ये। मैम अगर हम x की वैल्यू को दोनों साइड, x की वैल्यू के दोनों साइड को हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट t, तब मुझे वेलोसिटी निकल सकती है। हाँ हाँ वही तो, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें हम dx बाई डी टी, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 3, है ना। वेलोसिटी कितनी आई मेरे पास? 2t माइनस 3। तो 8t इक्वल्स टू 0 पे कितनी आ रही है भाई?
t इक्वल्स टू 0 पे तो ये -6 आ रही है। -6 और एट t इक्वल्स टू 6 पे कितनी आएगी? 6 दूनी 12 -3 यानी 9। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पर वो भी नहीं है, तो हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल का v फाइनल माइनस v इनिशियल स्क्वायर, यही तो करोगे। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन आ सकता है। मेरे पास यहाँ मास की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो हमने वेलोसिटी निकाल ली t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू 6 पे, और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? फाइंड w, है ना, इस वाले इक्वेशन पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। बट यहाँ पर w के साथ हमें m नहीं दिया हुआ है, मास, जो कि रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर इस तरीके वाली इक्वेशन हो टाइम और एक्स में, तो वेलोसिटी निकाल के और क्या लगा सकते हो आप? वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत आसानी से हो जाएगा। रुक जाओ, एक आध क्वेश्चन मैं देती हूँ अच्छे अच्छे, इसमें क्वेश्चन अच्छे नहीं है पीडीएफ में। एनर्जी बताओ, इतने एनर्जी क्या होती है? मैम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। चलो करते हैं क्वेश्चन। think it everybody. ठीक है, क्वेश्चन ये वाला करो। फाइंड वर्क डन in taking out 2 liters of water using bucket of mass 0.5 kg from a well of depth 6 मीटर। तो आप एक कुएं से जिसकी डेप्थ 6 मीटर है उससे 2 लीटर का पानी निकाल रहे हो, तो टोटल वर्क डन कितना होगा ये बताओ। ठीक है, क्वेश्चन 1। मैम जब हम पानी निकाल रहे हैं और मैम हाँ। जी बाल्टी की कैपेसिटी 2 लीटर है और बकेट का जो मास है वो 0.5 kg है। हाँ, तो हमें 2 लीटर का पानी निकालना है। तो मैम फिर ये वाटर का जो वेट है और बकेट का मास, इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे फिर? हाँ, ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा होगा? किसके अगेंस्ट वर्क करोगे आप पानी निकालने के लिए? ग्रेविटी, है ना। तो कौन सा फोर्स यूज करोगे यहाँ पे? ग्रेविटी का फोर्स, है ना। तो ग्रेविटी का फोर्स यूज करके वर्क डन निकालो। अब ये ना x इक्वल्स टू दिया हुआ है
1/2 टी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, मास दिया हुआ है 8 kg, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। 150 आ रहा है। ठीक है, पहले वाले का गलत आ रहा है 160। ग्रेविटी क्या लिया है 10। 150। ठीक है 150 सही है। सेकंड करो, अभी जैसा क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही है सेकंड वाला। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकालना, ठीक है। जब भी एक्स टाइम के साथ आए और वर्क डन पूछा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, याद रखना। जब भी एक्स मैम का एक्स रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ यहाँ पर एक्स का फंक्शन दिया हुआ है पोजीशन का टाइम के साथ, एक्स इज पोजीशन है ना, पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है ये। तो तुम्हें बताना है कि पहले 2 सेकंड में कितना वर्क डन हुआ है। तो क्या लगाओगे यहाँ पे वर्क डन के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी चाहिए होगी इन 2 सेकंड, मतलब एक तो टाइम इक्वल्स टू 0 पे और टाइम इक्वल्स टू 2 पे। करिए। मैम 16 जूल आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, देखो क्या लिखा है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी के लिए dx बाय dt करना पड़ेगा। कितना, t आ जाएगा, यानी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 और t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी आई बेटा 2। तो अब ये फॉर्मूले में रखोगे, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो मास कितना है 8, इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 है ना 2 सेकंड पे, फाइनली कितनी होगी 4, 2 2 जा 4, तो ये 2, तो 8 2 जा 16 जूल है ना, तो 16 जूल वर्क हुआ है ना। अभी तो सीखा था सेम, भाई उसी तरीके से करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और करो प्यारा सा। हाँ जी बोलो बोलो। देखो हमारे पास यहाँ पर बेटा एक रॉड रखी हुई है, जिस रॉड की लेंथ l है और इस रॉड का मास m है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको एंगल थीटा से सटा के रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल से। अब आप इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस रॉड के पास, हाँ या ना, करेक्ट। यहाँ पर 0 होगी ग्राउंड पे, ये किसी h हाइट ऊपर है, तो यानी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh से आएगी। इस केस में कैसे निकालोगे बताओ। मैम एंगल का साइन लेकर, साइन ऑफ एंगल। हाँ एंगल का साइन तो लेना ही पड़ेगा। मैम mgl साइन थीटा। नहीं, mgl साइन थीटा नहीं। मास का कंपोनेंट वो लो ना,
इफेक्टिव मास, सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। ट्राई करो। तो देखो बेटा बेटा इस रॉड का इफेक्टिव मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास, वो कहीं यहाँ लाई करेगा m/2 पे, है ना, इसकी l/2 लेंथ पे। इफेक्टिव मास अगर रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, यहाँ पे। तो ये वाली h हमें फाइंड करनी होगी। ये वाली h कितनी हो जाएगी बताओ? इफ दिस इज l/2, इफ दिस इज तो l/2, mg l/2 साइन थीटा हो जाएगी ना। हाँ, तो अब तुम ये क्या लिखोगे, आप लिखते mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये h हमें चाहिए थी, तो कितना हो जाएगा mg, कितना आया l/2 साइन थीटा। बात समझ में आई? तो यानी हमें यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट लेना होगा, जो हमारा इफेक्टिव यानी सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। ये मैंने l/2 साइन थीटा क्या लिया है, l/2 साइन थीटा क्या है, इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो ये सेंटर ऑफ मास लेना होता है। जब भी हमारे पास कैसी बॉडीज होंगी, कॉन्टिन्यूअस बॉडी होती हैं, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो कहाँ निकालते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये याद रखना, सेंटर ऑफ मास पे निकालोगे। अगेन एक और प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, उसको एक एंड से हिंज किया हुआ है। फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग द रॉड टू द इंक्लाइंड पोजीशन। मतलब ये मेरा एक रॉड है जिसको ऐसे हैंग किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अब स्लोली स्लोली ना ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन पे ले आती हूँ, ठीक है। मान लो ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है बेटा, 60 डिग्री आया है। तो बताओ वर्क डन कितना करा, फाइंड वर्क डन। आप इसको पोजीशन ए से बी पे लेके गए हो, कैसे निकालोगे, क्या अप्लाई करोगे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लगाएंगे, है ना। और इसमें एक चीज लिखी हुई है, स्लोली ब्रिंग फ्रॉम ए टू बी। स्लोली ब्रिंग का मतलब क्या है, स्लोली स्लोली ब्रिंग किया हुआ करा है, इसका मतलब आपने इसको वेलोसिटी ना दी। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, मतलब स्लोली स्लोली लेके गए हो, मतलब वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, 0 है। यानी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि स्लोली स्लोली लेके गए हैं, तो यहाँ वेलोसिटी तो नहीं है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन से फोर्सेस हैं जो यहाँ वर्क कर रहे हैं, मुझे बताओ। ग्रेविटी, सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी है यहाँ पे। और तुम इसको कहां से कहां लेके गए हो, यहां से यहां लेके गए हो, तो यानी ये वाला हाइट हो गया ना mgh। इतनी हाइट ऊपर तुमने उठाया है, मान लो मैं ये रेफरेंस पॉइंट मान लेती हूँ ग्रेविटी का, और इस रेफरेंस पॉइंट से तुम इतना ऊपर लेके गए हो h पॉइंट। मान लो ये इनिशियली इसकी हाइट कितनी है, l है बेटा इस रॉड की, तो ये वाली हाइट इस रॉड की l cos थीटा हो जाएगी। बात समझ में आई? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू 0। कैसे निकालोगे इसको, mgh, ये हाइट कितनी हो जाएगी,
देखो समझ में आया मैंने क्या बोला? यस मैम। हाँ क्या? दोबारा देख लो। एक मिनट। तो क्या है, सब ये रॉड मतलब ऐसे हिंज की हुई है, ठीक है। इस रॉड को आप इस तरीके से एक एंगल थीटा पर लेके गए, जो कि कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये मान लो कि इस जो रॉड की जो लेंथ है ये कितनी है, ये रॉड की लेंथ L है। जब आप इसको यहां से बेटा यहां पर उठा के लेके गए तो आपने किसके अगेंस्ट वर्क किया, ग्रेविटी के। तो यानी ये वाली H मुझे चाहिए होगी ना, दिस H, इतना ही तो H उठाया है आपने। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर हुआ, mgh। तो ये H किसके बराबर हो जाएगी, अगर ये L है तो ये वाला कंपोनेंट L cos थीटा हो जाएगा। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, mg L माइनस L cos थीटा, बोलो यही हो जाएगा। जिसमें से mgl बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, mgl 1 माइनस 1/2 यानी mgl/2, ये आ जाएगा आंसर। यस मैम। h का समझ में आया, h कैसे निकाला है? यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, ये l लेंगे क्या, ये mgl l लेंगे? l लेंगे या l/2 लेंगे, ये बताओ। हाँ, इस रॉड की लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर। बोलो बेटा। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो रॉड का कौन सी वाली लेंथ को कंसिडर करते हैं, इफेक्टिव लेंथ, है ना। L/2 इज योर इफेक्टिव लेंथ, यानी जहां पर मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो वाला H लिया है ना। देखो ऐसे ही तुम्हारा ये वाला जो L है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, तो इसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लोगे, ये वाला, जो कि कितना होगा, L/2। तो अगर ये L/2 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट भी कितना आएगा, L/2 cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे L/2 लगा देना, ठीक है। तो ये भी L/2, तो ये mgl/4 हो जाएगा। समझ में आया ये L/2 क्यों किया है, क्योंकि ये वाली कॉन्टिन्यूअस बॉडीज हैं, तो इनके लिए हम जो लेंथ लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो कौन सी वाली लेंथ लोगे, सेंटर ऑफ मास वाली। इसलिए एक ही तरीके के 2 क्वेश्चन कराए हैं, बोलो। mgl/2 लेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, क्योंकि पहले वाले में भी तो पूरा L cos थीटा L sin थीटा नहीं लिया ना, L/2 लिया है ना हमने, जहां सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है रॉड का। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे कौन सी हुई, L/2। तो ऐसे ही यहाँ पे उस पूरी L की इफेक्टिव कौन सी होगी, L/2। तो उसका हमने कॉस कंपोनेंट का भी L/2 cos थीटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर mgl/4 बनेगा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये रॉड वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे, तो ये भूलना नहीं है तुम्हें। ओके अगर तुम भूल नहीं रहे हो तो एक छोटा सा सवाल पूछ लो, बस लास्ट जाते जाते, अगर तुमने अभी कुछ पढ़ा है तो ये बताओ। एक गलत नहीं बताएगा कोई बच्चा। मेरे पास यहाँ पर ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। तो मुझे बताओ इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
ऑफ रॉड, इस रॉड का मास m है, बताइए। मैम mgh इस रॉड की लेंथ l है, mgl l वाले कौन हैंगे? अभी देखा ना कि कौन सी वाली लेंथ लेनी है पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त, इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास वाली। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास, भाई तुम्हारी रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं सेंटर ऑफ मास होगा इसका कॉन्टिन्यूअस बॉडी का। तो यानी यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो mgl नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? mgl/2। अब समझ में आया? इसका भी l/2 है। तो जब भी तुम्हें ऐसी कॉन्टिन्यूअस बॉडीज दिखे तो वहां पर इसी तरीके से लेना है लेंथ, ठीक है? 3 सवाल करा दिए, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है बेटा, चलो अगली क्लास में कंजर्वेटिव वाले और क्वेश्चंस करने हैं और एक टॉपिक बच जाएगा लास्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जिसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वहां पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर और लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि आज के जो ये क्वेश्चंस थे दे आर नॉट गुड। अभी जो हमने करे हैं ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और, है ना, जहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगे। डन? ओके, ठीक है, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा। गुड इवनिंग मैम। बाय मैम।